इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। इस फ्रॉड की साइज सुनकर आप शायद हैरान रह जाओगे। इस फ्रॉड की साइज 4.5 लाख करोड़ थी। इस फ्रॉड का नाम है बर्नी मैडॉफ फ्रॉड। तो चलो तो इस फ्रॉड के बारे में डिटेल में समझते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे इस फ्रॉड को एग्जीक्यूट किया गया। हम देखते हैं कि हर साल कई सारे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स बाहर आते हैं, लेकिन उन फ्रॉड्स की साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन इस फ्रॉड की साइज बहुत ही एक्सेप्शनल रही है। बर्नी मैडॉफ शुरुआत से ही कैपिटल मार्केट में काम करते आए हैं। 1960 में उन्होंने बर्नार्ड मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC नाम की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की। अपने इस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म के जरिए वो मेनली पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे। पेनी स्टॉक्स वो कंपनीज होती है जो साइज में बहुत ही छोटी कंपनीज होती है और ऐसी कंपनीज बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है बिकॉज उनकी बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैडॉफ कई सालों से कैपिटल मार्केट में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके कई सारे वेल्दी लोगों से कॉन्टैक्ट्स थे। इसलिए शुरुआत में उनके कई सारे दोस्तों ने अपना पैसा उन्हें मैनेज करने के लिए दिया। शुरुआत में जिन लोगों का पैसा मिस्टर मैडॉफ मैनेज कर रहे थे उनको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे, जिससे उन लोगों ने अपने सर्कल के बाकी लोगों को भी ये बात बतानी शुरू की कि बर्नी मैडॉफ काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, आपको भी आपका पैसा मैनेज करने के लिए उनके पास देना चाहिए। ऐसे करते करते बर्नी मैडॉफ के पास काफी सारी इन्वेस्टमेंट आने लगी। इतने सारे इन्वेस्टर्स उन्हें अप्रोच करने लगे कि बाद में उन्होंने सिलेक्टेड लोगों का ही पैसा लेना शुरू किया और इस कारण से उनके इन्वेस्टमेंट फर्म की इमेज भी बदलने लगी। इससे लोग बर्नी मैडॉफ के इन्वेस्टमेंट स्किल को काफी रिस्पेक्ट देने लगे और उनकी फर्म को प्रीमियम इन्वेस्टमेंट फर्म समझने लगे, क्योंकि वो सिलेक्टेड लोगों का ही पैसा ले रही थी। तो कंसिस्टेंट रिटर्न और सिलेक्टेड लोगों का ही पैसा लेने की वजह से बर्नी मैडॉफ के इन्वेस्टमेंट फर्म का काफी नाम होने लगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस फर्म को एक पॉन्जी स्कीम में बदल दिया। वो अपने इन्वेस्टर से ये वादा करने लगे कि मैं कम रिस्क में आपको कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न्स देता रहूंगा, तो मार्केट चाहे अप हो या डाउन, लोगों को बर्नी मैडॉफ के इन्वेस्टमेंट फर्म से लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न मिलने लगे और इस परफॉर्मेंस से लोग भी काफी खुश थे और वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा बर्नी मैडॉफ के पास मैनेज करने के लिए देने लगे। सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, बड़े बड़े पेंशन फंड्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी अपना पैसा मैनेज करने के लिए मैडॉफ के पास देने लगे। जनरली जो छोटी मोटी पॉन्जी स्कीम्स होती है वो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न्स का वादा करती है, जिससे कई बार लोगों का डाउट बढ़ने लगता है और जब वो पॉन्जी स्कीम लोगों को रिटर्न देना बंद कर देती है, उस पॉन्जी स्कीम का पूरा खुलासा हो जाता है। लेकिन इस केस में बर्नी मैडॉफ ने किसी भी बड़े रिटर्न्स का वादा नहीं किया। उन्होंने इन्वेस्टर्स को यही कहा कि मैं आपको कम रिस्क में कंसिस्टेंट रिटर्न देता रहूंगा और लोग उनके 12-13% के कंसिस्टेंट रिटर्न से काफी खुश थे। जनरली जो छोटी मोटी पॉन्जी स्कीम्स होती है वो 4-5 साल के लिए चलती है, लेकिन बर्नी मैडॉफ की ये पॉन्जी स्कीम 20 साल से भी ज्यादा टाइम तक चलती रही और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ये बाहर आई। अब समझते हैं कि कैसे इस स्कैम को एग्जीक्यूट किया गया। बर्नी मैडॉफ शुरुआत में इन्वेस्टर से पैसे लेने लगे और उन्हें कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने लगे, लेकिन 1987 के क्रैश के दौरान और उसके बाद कई बार लोगों को कंसिस्टेंट रिटर्न देना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। इसलिए उन्होंने अपने इन्वेस्टर से झूठ बोलना स्टार्ट किया और वो अपने इन्वेस्टर से कहने लगे कि मैं अभी भी हर साल कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ। तो अगर बर्नी मैडॉफ कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट नहीं कर रहे थे तो अपने इन्वेस्टर्स को वो कंसिस्टेंट रिटर्न्स कहां से लाकर दे रहे थे? अपने इन्वेस्टर्स को वो नए इन्वेस्टर से आया हुआ पैसा देने लगे। यानी जैसे ही नए इन्वेस्टर्स बर्नी मैडॉफ के इन्वेस्टमेंट फर्म के पास अपना पैसा मैनेज करने के लिए देने लगे, उन्हीं पैसों से वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पैसा देने लगे। बर्नी मैडॉफ के इस केस में ये हुआ कि लोगों को इस पॉन्जी स्कीम के बारे में थोड़ी भी आइडिया नहीं थी, इसलिए लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने की वजह से कई सारे लोग और इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा बर्नी मैडॉफ के फर्म में इन्वेस्ट करने लगे। BNP परिबास, HSBC, एक्सा, कोरिया टीचर्स पेंशन, रॉयल डच शेल, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इन जैसे कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बर्नी मैडॉफ के क्लाइंट्स थे। तो कंसिस्टेंट रिटर्न के चलते लगातार नए इन्वेस्टर्स बर्नी मैडॉफ के पास आने लगे और इसीलिए वो कई सालों तक अपनी इस पॉन्जी स्कीम को लगातार चलाते रहे। लेकिन फिर साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। जनरली बर्नी मैडॉफ के इन्वेस्टर्स अपना पैसा मैडॉफ के फर्म में इन्वेस्ट करने के बाद उसे कई सालों तक निकालते ही नहीं थे, जिसकी वजह से पैसा निकालने वाले कम और नया पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हमेशा ज्यादा रहते थे और इसीलिए पॉन्जी स्कीम साल 2008 तक चलती आ रही थी। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लगभग सारे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने लगे, जिसकी वजह से बर्नी मैडॉफ के पास कई सारी विड्रॉल रिक्वेस्ट आने लगी और अपना ये स्कैम लगातार आगे चलाना उनके लिए डिफिकल्ट साबित होने लगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना पैसा मांग रहे थे उतना पैसा बर्नी मैडॉफ के पास नहीं था और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कोई नए इन्वेस्टर्स भी मैडॉफ के पास नहीं आ रहे थे और इस वजह से ये पूरी पॉन्जी स्कीम बाहर आ गई। जब मैडॉफ ने देखा कि अपने पास उतने पैसे नहीं है तो उन्होंने ये बात अपने 2 बेटों को बताई। उनके 2 बेटे भी उनके ही फर्म में उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन इस स्कैम के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। जब इन्वेस्टर्स को पता लगा कि ये पूरा एक फ्रॉड है
और उन्हें अपना पैसा नहीं मिलेगा, तो कई सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने खुदकुशी कर ली। और इस स्कैम के 2 साल बाद बर्नी मैडॉफ के बड़े बेटे मार्क मैडॉफ ने भी सुसाइड कर लिया था। अब अगर बर्नी मैडॉफ लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके उन्हें रिटर्न्स नहीं दे रहे थे, तो उन पैसों को आखिर वो क्या कर रहे थे? तो बर्नी मैडॉफ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने पास ही रख रहे थे और इन्वेस्टर्स को फेक ट्रेडिंग रिसिप्ट्स और फेक ट्रांजैक्शंस रिसिप्ट्स देने लगे और दिखाने लगे कि कहां पर उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, बल्कि एक्चुअल में वैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को काउंट करके इस स्कैम की टोटल वैल्यू $65 बिलियन के करीब आ गई थी, जो इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके करीब 4.5 लाख करोड़ के करीब आती है। जब बर्नी मैडॉफ से ये पूछा गया कि उन्होंने ये स्कैम क्यों किया, तो उनका जवाब था कि वो अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा खुश रखना चाहते थे और खराब टाइम में भी अच्छे रिटर्न्स देना चाहते थे, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाए। इसलिए वो इन्वेस्टर से झूठ बोलकर ये कहने लगे कि उन्हें हर साल कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। इस स्कैम के बाद इन्वेस्टर्स के करीब 1 लाख करोड़ रुपए तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन बाकी अमाउंट रिकवर करना अभी नामुमकिन लग रहा है। अपने स्कैम के लिए बर्नी मैडॉफ को 150 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही जिन जिन लोगों ने इस फ्रॉड में उनकी हेल्प की, उन्हें भी अलग अलग सजाएं सुनाई गई। ये पोंजी स्कीम इतने सालों तक कैसे चलती रही, इसके पीछे कई सारे कारण हैं और उनमें से मेन रीजन ये है कि बर्नी मैडॉफ कई सालों से कैपिटल मार्केट में काम करते आए थे, जिसकी वजह से उनकी एक अच्छी इमेज बन गई थी। साथ ही यूएस के स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक के डेवलपमेंट में बर्नी मैडॉफ का बहुत ही बड़ा रोल था। वो 3 साल तक नास्डैक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे थे। साथ ही SEC जो यूएस में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, उसे भी वो टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहे, जिसकी वजह से किसी को भी उन पर डाउट नहीं हुआ। एक्चुअली कुछ रिपोर्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट ने SEC के पास साल 2001 में कई बार ये कंप्लेंट की थी कि बर्नी मैडॉफ एक पोंजी स्कीम चला रहे हैं और वो जो रिटर्न्स बता रहे हैं वो पूरी तरह से फेक है। लेकिन SEC ने उस टाइम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और फिर साल 2008 में ये पूरा स्कैम बाहर आया। अगर साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ना होता तो शायद ये स्कैम और भी कुछ साल तक चल रहा होता। तो ये था बर्नी मैडॉफ का स्कैम, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कैम रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं उन्हें जनरली पोंजी स्कीम्स कहा जाता है। एक्चुअली चार्ल्स पोंजी नाम के शख्स ने ऐसे ही एक बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कैम किया था, जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं उन्हें पोंजी स्कैम कहते हैं। सो जल्दी हम चार्ल्स पोंजी की स्टोरी को भी डिटेल में समझेंगे। अगर आज की केस स्टडी पसंद आई है तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सतर्क रहे। और आपके जो भी केस स्टडी रिलेटेड सजेशंस हैं उन्हें आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की ये केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।